Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हम हाजिर हैं और इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन। India's equity benchmark indices end with modest gains. Sensex increases over 200 points and Nifty settles above 25,400. India aims to achieve a steel capacity of 300 metric tons by 2030, says Union Minister of Steel and Heavy Industries H.D. Kumaraswamy. And US Fed Reserve cuts its key lending rate by 50 basis points, making it the first reduction in over 4 years. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 200 से अधिक अंकों की बढ़त और निफ्टी 25,400 से ऊपर पहुंचा। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, भारत का लक्ष्य 2030 तक 300 मीट्रिक टन की इस्पात क्षमता हासिल करना। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती के फैसले के बाद भारत के घरेलू शेयर बाजार आज अंतर्दिवसीय कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 236 अंक यानी 0.2% बढ़कर 83,184 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक यानी 0.1% के लाभ के साथ 25,415 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 107 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 44 कंपनियां 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गईं। सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 19 कंपनियों में बढ़त दर्ज की गई। वहीं विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक की सुस्ती आई और स्मॉल कैप सूचकांक में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। India's equity benchmark indices ended with modest gains after hitting a record high in intraday trade, following the US Fed Reserve's decision to cut interest rates by 50 basis points. At close, Sensex gained by 236 points, 0.2% to close at 83,184. And NSE Nifty was marginally up by 38 points, 0.1% to close at 25,415. In the National Stock Exchange, 107 companies hit their 52-week high, 44 hit their 52-week low. In the broader market, the mid-cap index declined by more than 0.5% and the small-cap index fell more than 1%. In the Sensex pack, 19 out of 30 companies logged gains. The top gainers were NTPC, adding nearly 2.5%. Kotak Mahindra Bank gained nearly 2% and Titan as well as Nestle increased more than 1.5%. Conversely, the top laggards today were Adani Ports, which shed 1.3%, Larsen and Toubro and TCS more than 1%, and JSW Steel lost nearly 1%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 out of 20 sectors ended in negative territory. The top laggards were Telecom, which plunged nearly 4%, oil and gas declined nearly 2%, and industrials fell more than 1.5%. The top gainers were consumer durables, which increased by more than 0.5%. Realty as well as Bankex gained nearly 0.5%, and FMCG added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,075 companies, shares of 1,246 companies advanced, 2,734 companies declined, and 95 remained unchanged. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की मजबूती के साथ 83 रुपए 68 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 100.67 पर था। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी शुक्रिया। आज बाजार की जो चाल रही काफी लुभावनी रही, लोगों को लुभाया उसने, लेकिन इसके बाद भी ये देखा गया कि सेंसेक्स और निफ्टी तो ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक की हम बात करें तो इन दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। देखिए, हम इस गिरावट को इसके फेड रेट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि फेड रेट का जो ये एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले टाइम में कटौती हो सकती है,
वो 25 बेसिस पॉइंट की होगी या 50 बेसिस पॉइंट्स की होगी, उसके बारे में अनसर्टेनिटी थी। लेकिन उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, कमोडिटी मार्केट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, जिससे कि मार्केट्स मजबूत होती हैं। मजबूत होने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट्स में एक बहुत बड़ी गंगो होगी और मार्केट्स एक बहुत बड़े नए स्तर पे चली जाएंगी, लेकिन मार्केट्स जो उनका ऑलरेडी स्तर वो ऑल टाइम हाई, जैसे इंडिया की मार्केट है वो अभी ऑल टाइम हाई के पास है, तो वो मजबूत हुई है उस लेवल पे। ये जरूर है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है जब एक कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा नई चीज जो आती है, तो मार्केट्स एकदम से उछाल आया मार्केट्स में, तो काफी लोगों ने मुनाफा वसूली भी की, जिससे कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हुई आके उसके नीचे स्तर पे, जहां पे सुबह हमने देखा कि मार्केट से एक बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ी है। तो ओवरऑल जो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है कि आने वाले टाइम में जो ब्याज की दर है, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी रेट्स हैं, उनमें कटौती की शुरुआत हो गई है। जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्टरी उसमें बताया कि जो 4 साल के का जो पॉज था फेड का, वो उन्होंने वापस उस रिवर्स पोजीशन में वो आ गए हैं कि उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी है, क्योंकि यूएस एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूएस जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी को एक पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको एक सेंध देता है, गति देता है, जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्थाएं जो है उससे इम्पैक्ट होती हैं। अगर कुछ यूएस में स्लो डाउन होती है तो पूरे विश्व के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था की मैं अगर भारतीय बाजार को अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन उस हाइट को मेंटेन नहीं कर पाए, नीचे ही आते गए, फिर नीचे आकर के ही बंद हुए। जी बिल्कुल, ये एक सपोर्ट है। मैं ये कहूंगा कि जो रेट कट हुआ है फेड की तरफ से, तो उन्होंने मार्केट ऊपर गई या कंसोलिडेट हुई, उन्होंने लेकिन मार्केट को मजबूत किया है जी। मार्केट को एक मजबूती मिली है। जो पहले अनसर्टेनिटी थी कि शायद इन्फ्लेशन जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, इन्फ्लेशन गिरावट में है, शायद ये वहां पे आके स्थिर होगा या वापस कहीं हायर नंबर ना आ जाए, तो जिससे कि फेड का फिर जो रवैया वो चेंज हो जाए कि नहीं अभी टाइम नहीं है रेट कट का, तो वो वहां पे एक जो पॉज था वो रिवर्स होना शुरू हो गया। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो सामने आया है। डॉक्टर शर्मा, there are two major gains that we saw today, banking being one, the other being IT, information technology. Now, one is tied to the possible rate cut by the central bank, RBI, between October 7 to 9, when the Monetary Policy Committee will decide on a rate cut or not. That's one. And second, you have the US dollar, which is at 100.67. So the exchange rate is favorable to India today. Of course, the rupee also appreciated. So we're seeing a rise in both these sectors simultaneously. What is your view? Do you see the rupee strengthening against the dollar, which will improve the profit margins and the revenue collection of IT companies, A? And B, do you expect banking companies to reduce their rate of interest following the guidelines of RBI, and then their profitability will go up in terms of NII, net interest income? Yes, Arjun, your both connotations are right, because firstly, Fed has reduced the rate. Now we are expecting that RBI should also follow the same move in the coming times, at least by 25 basis point, as you mentioned in October policy review, or maybe in December policy review, RBI may take decision to cut the 50 basis point. So that is the positive expectation from the central bank, that the people are now very, very positive. Investors are positive that RBI is going to reduce the repo rate by 25 basis point or 50 basis point in the next 3-4 months. So that is expected from the central bank. And second, because inflation trajectory is very much in the target area, like 4%, less than 4%. Now the inflation is 3.65 CPI.
So that will, if inflation remains in the same territory in the coming month or the next 2-3 months, then there is a great room to reduce the repo rate significantly by the year end. We can expect a 100 basis point cut by March 31st, 2025. So 5.5% you expect yes, to fall to 4.5%. Yeah. From 6.5% to 5.5% yes, correct. is expected by end March, if the inflation trajectory remains benign in the coming months. And your connotation that the banking stocks are gaining and the IT stocks are also gaining, but I would say the whole many stocks are gaining, but the banking particularly, because our banking sector is very robust. Now the decline in interest rates will provide a great room for the banking sector to lend more and to earn from disbursement of loans, and the people will also prefer to buy houses and buy vehicles and the automobiles. So this will happen in the demand trajectory in the country. So the credit will be increasing significantly in the coming times with the deceleration in the interest rates. So RBI Governor Shaktikant Das has said that credit growth has been 15% on an annual basis. So you feel that a repo rate cut of 100 basis points will spur loan growth, and more importantly, it'll help the economy as well, and the banks will benefit from this. Yes, overall economy will be benefited by the rate cut. Not only the one sector or banking or the IT sector, the whole sector, the real estate sector will be gaining more from the cut in the repo rate, because the housing demand is increasing significantly in the post-COVID years. So with this rate cut in the coming times, the demand will again spur to the next level. So I would say that the whole economy, the overall economic growth trajectory is very, very positive in the coming times, and we are anticipating that we will grow at 7% for the current year, also on the high growth of 9.6%, then 8.2% last year. So this year also the growth is expected in higher and higher trajectory. That will provide a great support to the all the sectors like the real estate, like IT or the banking or the pharmaceutical. The rate sensitive yes. sectors. What about the US dollar? Do you see that weakening further? Yes, I am expecting that dollar will weak further, because dollar is decelerating significantly since the last 3-4 months, and decelerated from 104 to 100, near about 100 in the US dollar index. Yes. So going forward, I am expecting that with the more expectations from the Fed in the coming times with the rate cut, because when they start cutting the rate, then they continuously cut the rate by 25 basis point after every review of the Fed policy. So if the rate cut continues, then dollar may weaken further, and that will be benefiting for the financial markets and the commodity markets and the overall economic system in the world economy. इस पे अगर अब मार्केट, इंडियन मार्केट की ट्रांजैक्टरी को हम देखें तो एक तरफ एक हिस्सा ऐसा जहां पर लगातार एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं, दूसरी ओर एक हिस्सा ऐसा जहां पर अप्स एंड डाउन्स भी हम लगातार देख रहे हैं। तो ऐसे में लार्ज कैप और मिड कैप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे रह सकते हैं लोगों के लिए? देखिए, लार्ज कैप जो है दे आर ऑलवेज एवरग्रीन स्टॉक्स। उनमें जब भी मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो जो लार्ज कैप है वो मार्केट को पुश करता है। तो मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द लार्ज कैप्स। वो तो हमें मालूम है कि अगर मार्केट्स बढ़ रही हैं तो जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट्स में, जो इंडेक्सेस। उसके अलावा जो आपने मिड कैप्स की बात की, तो मिड कैप्स थोड़ा सा स्पेकुलेशन के ऊपर भी चलते हैं। कई बार पॉलिसी एनवायरनमेंट, सरकार कई बार बहुत सारी चीजें अनाउंस करती है तो कई बार बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। जब उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कई बार उनमें फिर जो है सेलिंग भी आती है। लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जिस तरीके से सरकार ने रिफॉर्म्स की ड्यूरिंग द लास्ट 3-4-5 years, हमने देखा कि कोरोना से पहले ही बहुत सारी रिफॉर्म शुरू हो गई थी 2019-20 में, उसके बाद भी बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं। तो ओवरऑल जो ट्रैजेक्टरी है, जो आपने बोला कि स्मॉल कैप्स की बहुत ही स्टेडी रहेगी, लेकिन उसमें एक ऐसा जो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर रहती है। कई बार बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार फिर बहुत बड़ी करेक्शन आ जाती है, लेकिन उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जो स्टेडी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो मोमेंटम में रहेगी, और जो स्मॉल कैप्स हैं वो भी जो ऑन एन एवरेज इक्वल ही रिटर्न जो है लार्ज कैप के मुकाबले इन्वेस्टर्स को देते रहे।
डिफेंस सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? खासतौर पे लोगों को बड़ा ही इंटरेस्ट बढ़ा है इस समय डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार का फोकस रहा है कि डिफेंस में हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज़्यादा प्रफुल्लित हो, हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के लिए सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की और वो शुरू भी हो गई, जिससे कि हमारा डिफेंस इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट हमारा और बढ़ा, हमारा ट्रेड डेफिसिट उस सेक्टर में कम हुआ। और अभी आने वाले टाइम में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो बहुत ही ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वॉलेटिलिटी, कई बार बहुत ही तेज गति से स्पेकुलेशन आती है कि अब उसी सेक्टर के जो लोग हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बहुत है, तो प्राइसेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें फिर एक जगह पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उतना ही फिर उसमें करेक्शन भी आती है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ स्टेडी रहेगी। वो मैं आपको अभी फिर बता रहा हूं कि ऑल दी स्टॉक्स लाइक द mid cap stocks will rise steadily, not only for 1 or 2 years, for 5 years, for decades. There is a great growth momentum, बहुत लॉन्ग समय के लिए। आप ये कहिए कि विकसित भारत बनने तक हमारा जो ट्रैजेक्टरी है मार्केट्स की बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। लेकिन उसमें अब क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स होती हैं, ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कई बार बहुत बड़े करेक्शंस आते हैं, तो कई बार इसमें मुनाफा वसूली आती है। So the price to earnings ratio for mid cap stocks is fairly high. There is opportunity in large cap stocks. We're talking about the price to earnings ratio of mid cap and small cap, which has gone past 40 and 50 in many cases, in some cases 200 or 300 as well. But in large cap, there are opportunities. My question is regarding today's market performance. If you look at FIIs and DIIs, there were heavy net buyers and heavy net sellers also. And on the net side, FIIs bought 1,154 crore rupees, whereas DIIs bought 152 crore rupees. There seems to be a lot of profit booking and rotation as well. To what extent do you see a correction in the market? And more importantly, we're seeing investors booking profits in order to invest in the primary market, in the IPOs. So is this trend going to continue, and what is the outlook for the short term? Outlook is bright, Arjun, because as I said earlier that market momentum is very, very strong. But the volatility can't be ruled out because of the global developments, global geopolitical developments and global headwinds. So that's why we can't rule out the market volatility, but markets will frustrate the bears because markets are not going to a great correction in the coming times because growth momentum is very, very high. We are expecting high growth trajectory continue and the volatility will remain because of the global factors. And the situation and overall, as you said that the price earning ratio is comparatively better in the large caps. That is true because large caps during the recent months are not increased by significant number and they are stagnated at their highest levels and some are getting correction. But in the coming times, if, markets will consolidate and expectations are that the markets will again make the new momentum with the more and more reforms by the government. That is the expectation from the government that government will continuously reforming the many sectors and the markets will be in tandem to move forward and to make the new highs. In more news, Union Minister of Steel and Heavy Industries H.D. Kumaraswamy today said India is aiming to achieve a steel capacity of 300 metric tons by 2030 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, while simultaneously aligning with our net zero targets for 2070. He was speaking at the 36th National Conference on Green Revolution in Steel, Sustainable Innovations organized by the All India Induction Furnace Association, Sustainable Steel Manufacturers Association in Mumbai. He emphasized on the importance of sustainable innovations in the sector and reiterated that the national steel policy serves as a foundation for this green transformation, focusing on the adoption of green technologies and reducing carbon footprints throughout the industry. He urged the sector to be part of the green steel revolution. How important is net zero target for steel companies? If you look at Tata Steel, for instance, their valuation in the stock market has been at par. But if you look at their foreign acquisitions, their presence in the United Kingdom,
the burden of net zero has had an impact on their strategy, whether they should maintain their steel mills or not. So how do you see the steel sector adjusting to the government's net zero targets? Yes, they have to adjust because our target is preferred towards the net zero, because we can't compromise with the net zero because we have targeted net zero since the last many years. But the cost of net zero is high, definitely. That is high for not only for India but for many countries, that the environment cost and the green cost and the green hydrogen or the green economy costs are high in this era of a great global headwinds, like we saw the coronavirus, thereafter the geopolitical developments. There are so many financial impacts on the many economies. But definitely India is progressing. India is adopting the new technology, and government is very serious about the green hydrogen, green revolution. They have announced many policies during the last 3-4 years, and there are large funds for the green revolution. So we are expecting and we are confident that our green shoots, our green economy, our green content in the GDP will rise in the coming times. और आगे बढ़ते हैं। एशिया के प्रमुख 5 शेयर बाजारों में आज बढ़त देखने को मिली। जापान का निक्केई 2% से अधिक के उछाल के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक करीब 2% के लाभ में था। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% से अधिक ऊपर आ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में मामूली रूप से 0.2% की तेजी देखी गई। बात करें यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की, तो यूरोप के तीनों प्रमुख सूचकांक आज लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक करीब 2% के लाभ में था। जर्मनी के डेक्स ने 1% से अधिक की बढ़त बना रखी थी और लंदन का फुट्सी 1% से ज्यादा के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US stock market, the US stocks ended lower yesterday after the Fed took a decision to slash its key lending rate by 50 basis points for the first time in over 4 years. The Nasdaq Composite shed 0.31%, the S&P 500 lost 0.29%, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.25%. The US Fed Reserve has slashed its key lending rate by 50 basis points, making it the first reduction in over 4 years. The decision was announced yesterday after a 2-day Federal Open Market Committee meeting. The policymakers at the Fed voted in favor of the lower benchmark lending rate to between 4.75 and 5%. They have also indicated another half-point cut before the year's end and an additional percentage point cut in 2025. The Fed said that its rate-setting committee has gained confidence that inflation is moving sustainably towards 2%. It added that the risks to achieving its employment and inflation goals were in balance. This shift is largely attributed to eased US inflation that dropped from a peak of 9.1% in mid-2022 to a 3-year low of 2.5% in August, slightly above Fed's 2% target. The move will impact the rates at which commercial banks lend to consumers and businesses, reducing the borrowing costs of mortgages to credit cards. Dr. Sharma, how has the US managed to cut down its inflation from as high as 9 to 10% to 2.5% now? Has the supply chain with China improved? And if the relations with China have gone down, what are the other means by which the US has ensured that inflation has come down by, has it been because of the Inflation Reduction Act? Yes, supply chains globally are improving significantly in the post-COVID years, particularly during the last 1 or 2 years. Supply chains improved significantly with the availability of containers and the other parameters. Governments are very serious about the supply chains and to reduce the cost of the containers in the at global level. So overall, the cost of logistics are coming down. In many countries, particularly US is very, very keen to reduce the cost of doing business, and they are successful in doing so. And the inflation trajectory has come down significantly from the highest level of 40 years to 2.5% last month. So I would say that going forward, neither inflation trajectory is expected to remain benign within the target of the US. And in the coming times, inflation is expected to consolidate at around 2% in the next 3-4 months. So this move of softening stance in the policy rates will continue. That will be benefiting the
the manufacturing or US production going forward, and to maintain the growth momentum in the US economy in the Very coming times. briefly, the Bank of England has left the key rate at 5% despite the Fed move. Why? Maybe because of to gain from, because if they are reducing the bank rate, then there may be some impact on the money outflow, like because of the yield on the investments. So that's why from these technical points they must have kept the interest rate at the same level. और आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में सरकार ने संशोधित प्रधानमंत्री जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों के लिए किसानों को पारिश्रमिक आय प्रदान करना और पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना है। योजना में संशोधन के साथ उन्नत जैव ईंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना प्रस्तावों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होगी। नई सरकार के पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष जुलाई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के साथ संचालन और परीक्षण उद्देश्यों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन की प्रति देश की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसपी, अभी हमने तमाम बातें की, उसमें अभी फिर हाइड्रोजन ईंधन सेल की हम बात कर रहे हैं। ये भी हरित ऊर्जा और हरित यातायात की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नो डाउट इसमें भी कहीं न कहीं निवेश के अवसर पैदा होंगे। जब निवेश के अवसर पैदा होंगे तो मार्केट में भी लोगों को मौके मिलेंगे अपने पैसे इन्वेस्ट करने के। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया उसमें प्रोड्यूस करेगा और आने वाले टाइम में काफ़ी वर्ल्ड डिमांड को भी मीट करेगा। लगभग 10% के आसपास जो है वर्ल्ड डिमांड विल बी मेट बाय इंडिया इन द कमिंग टाइम्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो ये जो सभी कदम है, ये हमारे उस लक्ष्य की तरफ है कि हमारा जो ग्रीन कंटेंट है हमारे जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो एकदम से स्ट्रांग होना चाहिए। Moving on to the crude oil market, more news in fact. Crude oil prices rose today following Fed Reserve's pivotal decisions on interest rates. In the global crude market, Brent crude was trading more than 1% up at $74.47 per barrel, and the US WTI was also trading nearly 1% up at $71.61 per barrel when reports last came in. What is the relevance of China for weakening oil demand right now, affecting prices? I know the Fed Reserve is responsible as well, but China, how important is that, and Libya? Yes, Arjun, because demand was significantly slowing down in many countries. Like the world economy is also projected to grow low at around 3% for the current year and for the next year also. The growth had decelerated from 6% in 2021 to 3% in the recent years. So that's why the commodity prices, particularly the crude, is not getting momentum. Though speculation happens there in sometimes, but the crude prices will remain subsided in the coming times with the such kind of scenarios in the most large economies. सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.29% बढ़कर 73,570 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.88% बढ़कर 89,870 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 73,221 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। Thank you, Dr. Sharma, for being with us on Market Mantra. Thank you, Arjun. Thank you. And our closing headlines in English. India's equity benchmark indices end with modest gains. Sensex increases over 200 points and Nifty settles below 25,400. India aims to achieve steel capacity of 300 metric tons by 2030, says Union Minister of Steel and Heavy Industries, H.D. Kumaraswamy. And US Fed Reserve cuts its key lending rate by 50 basis points, making it the first reduction in over 4 years. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.
आज तक